एविएशन सेक्टर और हवाई यात्रियों के लिए आज एक जरूरी खबर है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। वारिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। कंपनी ने एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन दे दी है। कंपनी के सीईओ कौशिक खोना के हवाले से पीटीआई ने यह जानकारी दी। खोना ने कहा कि एयरलाइंस के 28 विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं, यानी उसके आधे से ज्यादा विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसकी वजह है कि इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी ने उसकी सप्लाई ही बंद कर दी। इससे कंपनी के पास फंड की भारी कमी हो गई, एयरलाइंस के पास कैश भी खत्म हो गया है और इसके चलते वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बकाया तक नहीं चुका पाई। इन कंपनियों ने उसे तेल देने से इनकार कर दिया। गो फर्स्ट के विमान 3 और 4 मई को उड़ान नहीं भरेंगे, इस बात की जानकारी दे दी गई। इस बीच एयरलाइंस ने विमानों का इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा भी किया हुआ है। इससे पहले 30 जून को एक फैसला गो फर्स्ट के पक्ष में जरूर आया था इस पूरे मसले में। इसमें कहा गया था कि अगर एयरलाइंस को इंजन नहीं मिले तो वो बंद हो जाएगी। गो फर्स्ट ने इस फैसले को लागू करवाने के लिए अमेरिकी कोर्ट में केस किया हुआ है। 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक गो फर्स्ट के पास 30 विमान ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे। इनमें 9 ऐसे विमान भी हैं जिनके लीज पेमेंट का भुगतान किया जाना बाकी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके बेड़े में कुल 61 विमान हैं। इसमें 56 जो हैं वो A320 नियो हैं और 5 A320 CO हैं। कंपनी के ऐसे समय में पैसेंजर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। गो फर्स्ट ने जुलाई में 2022 में पहली बार अपने विमानों को ग्राउंड किया था। उसके बाद से कंपनी के मार्केट शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी में यह 8% रह गया था और जब 9,63,000 पैसेंजर्स ने उसके विमानों में उड़ान भरी तो पिछले साल मई में कंपनी का मार्केट शेयर 11.1% रह गया। तब का करीब 12 लाख यात्रियों ने गो फर्स्ट के विमानों में उड़ान भरी थी। पैसेंजर्स की संख्या में कमी से कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भारी असर पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 21 करोड़ के आसपास से ज्यादा का नुकसान भी हुआ था। अब फिलहाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अब ये मामला जा चुका है, उनकी एप्लीकेशन जा चुकी है, तो सरकार भी इस पर सोच समझकर आगे बढ़ने की बात कह रही है। इस बीच डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है और सरकार के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कह रहे हैं कि जो एनसीएलटी एप्लीकेशन में जो कानूनी और न्यायपालिका का जो पूरा मसला है वो आगे बढ़ेगा, हम उसको देखते रहेंगे। तो कुल मिला के इस पूरे गो फर्स्ट के संकट के बाद अब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्या बचता है, क्या संकेत हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सनत कौल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। कौल सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ देश के जाने माने सिविल एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव सर भी जुड़ चुके हैं। भार्गव सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कौल सर के पास तब तक चलते हैं। कौल सर आपका त्वरित विश्लेषण मौजूदा परिस्थितियों में, ये जो हुआ गो फर्स्ट के साथ, ये कई अरसे से चल रहा था, इसका संकट की सुगबुगाहट भी थी और वो एविडेंट भी था, लेकिन ये जो हुआ ये होना ही था, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या इतना हो जाएगा इसका अंदेशा नहीं था? अब इसका जवाब देना तो इतना आसान नहीं है, पर ये जरूर है कि गो एयर एक अच्छी छोटी एक एयरलाइन थी, अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन थी, अच्छी चल रही थी, प्रॉफिट बना रही थी, प्रॉफिट शो कर रही थी, जब से 2019-20 तक कर रही थी। कोविड में सारी एयरलाइंस की पिटाई हुई और इनकी भी हुई, पर इनका एक खास मसला है जो प्रैट एंड विटनी इंजन का है, जिससे इनको बहुत धक्का लगा, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर ने इनको अब जो भी कहिए उनसे धोखा दिया, या धोखा तो नहीं कह सकते, वो उन्होंने अपना बनाना बंद कर दिया, उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर है और इनके पास बहुत सारे इंजन हैं, इनकी आधी फ्लीट उसकी वजह से नहीं चल रही है। तो ये एक छोटी एयरलाइन है, एक साइज मैटर। अब छोटी एयरलाइन के पास फाइनेंशियल क्रंच भी आता है, तो उसके बाद इनके पास और कई गड़बड़ हुई, कई फ्लाइट्स इनकी वापस आ गई, कुछ एक के बाद एक इंसिडेंट होते रहे। पर बेसिक इशू तो ये है कि इनका जो A320 था उसके इंजन का प्रॉब्लम था, इंजन इनके पास नहीं थे। प्रैट एंड विटनी जो इंजन मैन्युफैक्चरर है,
प्लेन एक बनाता है, इंजन एक और कंपनी बनाती है। जो इंजन मैन्युफैक्चरर था उसने इनको बहुत मतलब इनके साथ बहुत बर्ताव भी नहीं कह सकता हूँ, क्या कहूँ इसमें, कि वो जब वो सप्लाई नहीं कर रहे थे, जो ठीक करना था वो नहीं कर सके। तो इसमें ब्लेम तो इंजन मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। अब इनकी लाइन मेंटेनेंस कैसी थी उसका, उस पे थोड़ा सवाल है, पर उसका मैं अभी उस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो अच्छी चल रही थी। उसके बाद हल्के हल्के जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है तो हर चीज में कुछ ना कुछ अपनी शॉर्टेज करते हैं, किफायत करते हैं, इसकी वजह से और मामला बिगड़ जाता है। तो जी। ये सब सोचते हुए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुखदा का बात है कि इनकी फ्लाइट में इनको पैकअप करना पड़ा, जबकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, एब्सोल्युटली, कोई बिल्कुल, मेरा ख्याल ज्यादा है जी। पेन नहीं ले रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप जो बता रहे हैं। एक चीज तो आप बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग में थी और प्रॉफिट बना रही थी, दूसरा जो कोविड का जैसा असर पड़ा। भार्गव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो सर अभी कॉल सर कह रहे हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी, उसके बाद जो कोविड में जो नुकसान हुआ वो सबके साथ ही हुआ, इनके साथ भी हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रैट एंड विट्नी का जो संकट आया इनके ऊपर इंजन मैन्युफैक्चरिंग का, ये उसकी वजह से कोलैप्स कर गए। तो क्या ये एविएशन सेक्टर का कोई अंदरूनी कमजोरी की तरफ इंगित नहीं कर रही है? ये एक वाकया आया, एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जैसा ये कह रहे हैं, उनको धोखा दे दिया, उसकी वजह से हुआ, या फिर सेहत में ही कुछ दिक्कत चल रही थी सर? नहीं, इसको पूरी समझने की आवश्यकता है कि किंगफिशर जेट एयरवेज जो बंद हुई थी वो फुल सर्विस एयरलाइन थी, जबकि गो एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। इसका प्लेटफॉर्म, कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो काफी कम होता है। ये कहना कि उसकी वित्तीय स्थिति बुरी नहीं थी, ये गलत होगा, क्योंकि ये ऑयल कंपनीज को भुगतान नहीं कर पा रहे थे कैश एंड कैरी बेसिस के ऊपर में, ऑयल कंपनीज बोला हुआ था। और ये जो प्रॉब्लम आती है, अब देखें कि इसका शेयर मार्केट शेयर जैसे आपने भी बताया कि था, और लेकिन पिछले महीनों में ये गिर गया है। क्यों गिरा है? क्योंकि इनके पास कम विमान थे जो कि ये फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा दोष प्रैट एंड विटनी को देना कि उनके इंजन की वजह से 28 हवाई जहाज ग्राउंड पे है, वो ऑपरेट नहीं कर पा रही, ये गलत होगा। इनकी वित्तीय स्थिति बुरी थी। अगर आप पीछे इतिहास में जाएं कि 2-2.5 साल पहले इन्होंने कोशिश की कि आईपीओ लेके आए, जैसे कि फंड रेज किया, ऐसे कि वो नहीं कर पाए, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल रहा है बहुत स्लो ग्रोथ। 2005 में जननी एयरलाइन 18 साल रही है, लेकिन बहुत स्लो स्पेस के ऊपर ग्रो किया और मार्केट शेयर को किया। विदेशी ऑपरेशन करने के लिए भी इनको जो 20 हवाई जहाज की क्राइटेरिया को फुलफिल करना था, उसमें भी टाइम लगाया। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस एयरलाइन में बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव बदले गए पिछले 10-15 साल के अंदर में। जब आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे सीनियर लेवल के ऊपर में, जिसके पास विजन हो, जो एयरलाइन चला सके, तो बहुत सारी कमियां एयरलाइन की अपनी हैं। फाइनेंशियल करना नहीं है, 90% लोड फैक्टर के ऊपर आप एयरलाइन को चलाते हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप तब भी ऑयल कंपनी को पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीट्स को अंडर सेलिंग कर रहे हैं, सीट भर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट फेयर है उसको नहीं ले पा रहे हैं। प्रैट एंड विटनी को चाहिए कि वो एक स्टेटमेंट इशू करे कि क्या कारण है कि गो एयर को सस्पेंड करना पड़ा ऑपरेशंस को, क्योंकि प्रैट एंड विटनी के खाली गो एयर तो कस्टमर नहीं है, दुनिया के अंदर में कम से कम 100 एयरलाइन उनकी कस्टमर है। क्या कारण है? क्या जो हम देख रहे हैं, जो हमको बताया जा रहा है, वही सही है? क्या कुछ सच दूसरा है? ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है इंडियन एविएशन के लिए, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में हमारी एविएशन इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। जैसे कि मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी बताया हुआ है कि इस संडे को ही 4.5 लाख पैसेंजर एक दिन में ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब स्वाभाविक है कि हमारे पास में डिमांड है, और जब आप 6.9% पैसेंजर्स, जो कि गो एयर का मार्केट शेयर था, वो आप नई एयरलाइन कैपेसिटी मिलती है, तो स्वाभाविक है मार्केट में शॉर्टेज होगी, फेयर्स बढ़ेंगे। मेरा यह मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गो एयर को तो ध्यान दे ही, लेकिन कस्टमर की तरफ ध्यान देते हुए दूसरी एयरलाइन को साफ साफ बताएं कि आपको एडिशनल कैपेसिटी डिप्लॉय करने की आवश्यकता है।
एब्सोल्युटली इस समय 4.5 लाख पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं प्रतिदिन। भार्गव सर, मैं इस पर सेपरेटली भार्गव सर बात करूंगा, कंज्यूमर वाला जो एंगल है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई यही सोच रहा है अब हमारे फेयर्स बढ़ जाएंगे कि क्या होगा। मैं आऊंगा सर इस पे, लेकिन आपने, हाँ मैं सर आऊंगा, लेकिन इस बीच आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। मैं जरा कॉल सर से उनका टेक ले लेता हूं। कॉल सर, इंजन मैन्युफैक्चरर पर आप जो कह रहे हैं, चलिए हमने एक बारी को मान भी लिया कि प्रैट एंड विटनी की वजह से संकट आया, हालांकि वित्तीय स्थिति पहले से गड़बड़ थी, ऐसा भार्गव सर का मानना है। लेकिन अगर कंपनी लगातार कह रही थी कि हमें राहत दीजिए, वो कोर्ट में भी गई, यूएस में भी दरवाजे खटखटाए, अब इंडियन गवर्नमेंट के पास है क्या सर कुछ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब स्पाइस जेट का इसी तरह का एक क्राइसिस 2014 में उभरा था, तो सरकार ने कुछ थोड़ा सा विचार मंथन किया और वो कुछ हैंड्स बदले और वो संभल गई। तो क्या सरकार के पास कोई विंडो है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके कुछ कर पाए? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि जब स्पाइस जेट को मदद किया या इनफॉर्मली मदद किया गवर्नमेंट ने, तो वो इसमें क्यों नहीं किया, इसका इस सवाल का जवाब तो खाली सरकार ही दे सकती है। पर सरकार के पास इनफॉर्मली वैसे भी कर सकती है, मदद कर सकती है। अब इसमें असली बात क्या है, मैनेजमेंट की क्या बात है? जैसे भार्गव साहब कह रहे हैं बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बदले, तो क्यों बदले इतने सारे? ऊपर से स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी इसमें, जो कि मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? और इतने छोटे छोटे एक्सीडेंट, जैसे कभी ग्लास टूट रहा है, कहीं डाइवर्जन हो रहे हैं, मतलब इनका जो ग्राउंड इंजीनियरिंग है उसमें शॉर्ट कमिंग्स हो गई थी, क्या बात थी? इन सब का जवाब तो स्टडी करना पड़ेगा। ये तो बड़ा काफी गंभीर सवाल है। मैंने प्रैट एंड विटनी का इसलिए कहा क्योंकि प्रैट एंड विटनी का जो हमें दिखता है कि आधे उसके इंजन, आधे उसके हवाई जहाज इंजन की वजह से ग्राउंडेड है, तो इसमें एक गंभीर बात तो है ही है। और इनको क्यों नहीं मिल रहा, औरों को कैसे मिल गया, ये सब इसका सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। प्रैट एंड विटनी, जैसे भार्गव साहब कह रहे हैं, प्रैट एंड विटनी को भी एक अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, एक पब्लिक में स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या बात है कि एक पूरी एयरलाइन इनकी वजह से गिरी है, और भी इनके फाइनेंशियल अदर और प्रॉब्लम्स थे, जिससे कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए समझ नहीं आता है कि क्या हुआ इस एयरलाइन को, जो कि पहले शुरू में प्रॉफिट दिखा रही थी हर साल, पहले 10 साल तो दिखाई है, 10 से ज्यादा ही दिखाया है। और उसके बाद प्रैट एंड विटनी से सब, भार्गव साहब, प्रैट एंड विटनी से तो इंडिगो ने भी इंजन लिए थे, वो संभल गए, वो इनके साथ ऐसा क्या हुआ? और आपने एक बात बोली बीच में कि जो हमको बताया जा रहा है, क्या वही सच्चाई है या बात कुछ और है? तो कुछ और का अंदेशा आपको क्या है सर? देखिए, क्या प्रैट एंड विटनी के ना लगभग 100 एयरलाइन दुनिया में कस्टमर्स होती है। अब कोई कहे कि खाली इनको हवाई जहाज इंजन नहीं दिए गए हैं, बाकियों को मिल रहे हैं, कोई कारण है? इन्होंने क्या पेमेंट नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रैट एंड विटनी को अपने हित में और इंडियन एविएशन के हित में पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि क्या सच्चाई हो सकता है। क्योंकि गो एयर एक कस्टमर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा कस्टमर के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट इशू करने के लिए, स्वाभाविक है। तो हमको सब्र करनी चाहिए, लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तो वित्तीय स्थिति गो एयर की अच्छी नहीं रही है। दूसरी चीज हमको जो देखने की ये है कि इस समय सीजन चल रहा है ट्रैवल का। लास्ट संडे को ही 4.5 लाख लोग ने डोमेस्टिक सेक्टर में ट्रैवल किया। अब जिनके पास बुकिंग है, उसके पास उनको कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा? और फेयर्स मार्केट में जब आखिरी मोमेंट पे सीट ली जाती तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं। मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दूसरी एयरलाइंस को पर्सुएड करना चाहिए कि वो और फ्लाइट्स को ऑपरेट करें, क्योंकि उनके पास मार्केट में, क्योंकि ये 6.9% जो मार्केट शेयर है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें प्रतिदिन पैसेंजर में, तो ये लगभग 28 से 30 हजार पैसेंजर होते हैं। आप इनको कहाँ पे कैसे एकोमोडेट करेंगे? यहाँ कोई कहे कि चलिए इनको घर बैठने दीजिए, इनकन्वीनियंस है। अब हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं। हमारी एविएशन इंडस्ट्री एक मैच्योर इंडस्ट्री है। अब हम नहीं सुनना चाहते ये चीज कि कोई आप भी पैसेंजर एयरपोर्ट गया और वहां पे उसको बोला गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप घर चले जाएं। तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके, चाहे वो डीजीसीए हो चाहे मिनिस्ट्री हो, क्योंकि कुछ ब्लेम जो होता है वो डीजीसीए को भी लेना पड़ता है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब क्या होता है कि ये 25 के 26 हवाई जहाज एक दिन में तो ग्राउंड नहीं हुए, ये ओवर अ पीरियड हुए हैं। तो अगर डीजीसीए मॉनिटर कर रहा था
तो क्या कारण है कि उनको सच्चाई का पता नहीं लगा। दूसरी चीज ये भी हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जब गो एयर ने अपना समर शेड्यूल के फ्लाइट्स को डेटा सबमिट किया डीजीसीए के अप्रूवल के लिए, तो उसमें कम फ्लाइट थी सितंबर 2022 के मुकाबले में। स्वाभाविक है कि स्पाइस ये गो एयर भी जानता था उनके पास समस्या हवाई जहाज की, डीजीसीए को सूचना मिल गई थी कि प्रॉब्लम है, तो क्यों कुछ नहीं किया गया वो देखना। और हम सडनली आज 2 मई को देख बोला जाता है कि 3-4 को फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, अब 5 को चलेगी, 6 को चलेगी, कुछ नहीं मालूम है। अब एनसीएलटी के पास गए हैं, एक नया तरीका है जो कि गए हैं, क्योंकि जब किंगफिशर और जेट एयरवेज बंद हुए तब आपको याद होगा कि वो फ्लाइट कम करते गए और फिर एक दिन आया कि वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल है वो सेम है कि आपको ऑयल कंपनीज को देने की प्रॉब्लम होती है, आपको एयरपोर्ट के लैंडिंग टेक ऑफ की प्रॉब्लम होती है पेमेंट के अंदर में। तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्राइवेट एयरपोर्ट्स, ऑयल कंपनीज को भी पब्लिक में आना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा इतना बैकग्राउंड है, जैसे कि लोगों को पता चले कि कितने प्रतिशत प्रॉब्लम हुई है प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की वजह से और कितने प्रतिशत हुई है प्रॉब्लम क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो फ्लाइट ऑपरेट करें। क्योंकि एक और आइडिया एक और पॉइंट पर नजर डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि 6-8 महीने पहले डीजीसीए ने स्पाइस जेट की 50% फ्लाइट्स को ग्राउंड किया था क्योंकि उनके पास में रिक्विजिट मैन पावर नहीं थी। क्या कारण है कि अगर 60% विमान ग्राउंड पे है कि बाकी 40% विमान सर्विसेज गो एयर नहीं चला सके? कोई तो कारण होगा उसका जिसमें बताया है। तो इसके ऊपर ज्यादा जानकारी मिलना आवश्यक है। डीजीसीए के पास अधिकार है जानकारी लेने के लिए। सोच सकता है कि कल परसों के अंदर में हमारे को स्पष्टता नजर आए कि गो एयर की ये हालत क्यों हुई और उसने क्यों अपनी फ्लाइट को कैंसिल किया। एब्सोल्युटली सर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ठीक है शो कॉज नोटिस डीजीसीए ने जारी किया है, लेकिन देखिए सर, प्रैट एंड व्हिटनी का इश्यू हो कॉल सर, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के इश्यू हो, लीडरशिप का प्रॉब्लम हो, विजन का प्रॉब्लम हो, एक आम मुसाफिर जो है, हवाई मुसाफिर, और जो भार्गव सर ने जो डेटा निकाला 28 से 30 हज़ार का चंक बनता है जो जिनकी हवा जो फ्लाइंग है वो प्रभावित होगी, उनके हित कैसे सुरक्षित हों, इसके लिए सरकार क्या इंटरवेंशन कर सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीजीसीए की तरफ हम देख रहे हैं तो वो तो शो कॉज नोटिस जारी आज कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सवाल जवाब किया गया तो वो कह रहे हैं सर कि इट इज प्रूडेंट फॉर द जुडिशियल प्रोसेस टू रन इट्स ड्यू कोर्स। वो कह रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस को होने दीजिए। तो इसमें एक आम मुसाफिर को कोई राहत मिलेगी ऐसा त्वरित तो लगता नहीं है सर। अब सरकार के हाथ में क्या है, कंज्यूमर का अधिकार कैसे सुरक्षित होगा सर? नहीं, मेरे हिसाब से डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें थोड़ी पड़ती है। डीजीसीए खाली सेफ्टी रेगुलेटर नहीं है, वो पूरा देखता है, पूरी एविएशन इंडस्ट्री का देखभाल करता है। और पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है कि फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक स्थिति एयरलाइंस की के ऊपर वॉच रखना बहुत जरूरी है डीजीसीए को, क्योंकि उससे सेफ्टी भी इंपैक्ट होती है। और यही हो रहा है यहाँ। लगता यही है कि जैसे कि जिस तरह के डाइवर्जन हुए हैं, हवाई जहाज को और कहीं उड़े हैं वापस और किसी एयरपोर्ट में लैंड किया गया है कि उन पे कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहा था और सेफ्टी नहीं मेंटेन कर रहे थे। तो ये कहते हुए डीजीसीए को एक हर एक एयरलाइन की फाइनेंशियल हेल्थ पे वॉच रखना चाहिए। इनके पास खाली इंजीनियरिंग का इशू नहीं है, खाली सेफ्टी का इशू नहीं है, ये सेफ्टी फाइनेंशियल सेफ्टी भी आ जाती है इसमें, क्योंकि फाइनेंशियली जब एक कंपनी खराब हो रही है तो वो हर एक चीज पे सेविंग करती है और सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज करती है। तो ये मामला डीजीसीए का है। अब इन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया है, बहुत लेट दिया है। इससे पहले इनको देखना चाहिए था और एयरलाइंस का भी देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है, क्या हैसियत है। कोविड से भी बहुत दिक्कत हुई, उसके बारे में क्या डीजीसीए ने सोचा, क्या राहत दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे कुछ हमको पता नहीं। तो ये रोल खाली एक एयरलाइन का भी नहीं है और मेरे ख्याल में डीजीसीए को एक पूरा वॉच रखना चाहिए। ठीक। और अब जो भार्गव साहब जैसे कह रहे हैं कि इतने पैसेंजर्स जिन्होंने टिकट लिए हुए थे उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, क्योंकि प्राइसेस अब बढ़ेंगे एकदम से। 7% अगर कैपेसिटी कम हो जाती है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो डीजीसीए का एक रोल है इसमें
ये खाली नोटिस देना काफी नहीं है, काफी नहीं है। इसमें बिल्कुल इसमें प्रोएक्टिवली कदम उठाने होंगे। लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है भार्गव सर कि जेट एयरवेज का एग्जांपल ले लें, ग्राउंड होने के बाद, एनसीएलटी में जाने के बाद उठ नहीं पाई आज तक। तो क्या हम माने कि कोई आएगा, कोई कैश इन करेगा? और ऐसे समय में जब डिमांड्स लगातार बढ़ रही है, पायलट्स की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई, क्रू की डिमांड लगातार बढ़ रही थी कि वो अब मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि साहब हमारी सैलरी दुरुस्त करो, मिनिमम फ्लाइंग आवर्स की गारंटी दो। एक तरह से वो अपर हैंड में थे इस समय। तो ऐसे में जबरदस्त डिमांड है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था सब कुछ। ऐसे में एक चलती फिरती कंपनी का ग्राउंड हो जाना, अब आगे क्या होगा सर? कुछ बात बनेगी या गया कहानी खत्म? देखिए, ये अगेन हो गया। देखो, एक प्रमोटर जो है एयरलाइन के, कोई प्रोफेशनली मैनेज तो होती नहीं कि बोर्ड डिसीजन ले सही टाइम पर कि कब हमको बाहर से इक्विटी ले या हम कोई स्टेक सेल करें, जैसे कि हमारे हो, जैसे कि नरेश गोयल जी इनके साथ हुआ। जब जेट एयरवेज बंद होने के कगार पे आ गया, तब आप ढूंढ रहे होते हैं कि वेदर इतिहाद विल कम या टाटा आएंगे, कुछ स्टेक लेंगे एयरलाइन को चलाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जब गो एयर के पास में 9-10% मार्केट शेयर था, वैल्यूएशन हाई था, लेकिन उनको आगे देख सकते थे विजन अगर होता कि हाँ भाई हम कठिनाई में जाएंगे फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर में, अगर उस समय आप पार्टनर को ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आपका अट्रैक्टिव प्रपोजिशन होते हैं। जब आप का ऑपरेशन एकदम ठप हो जाए, उस समय आप ढूंढने चालू करें तो आपको कोई नहीं मिलेगा कोई अच्छी टर्म्स के ऊपर। आपने सही कहा कि एक नजर हमको एम्प्लॉइज के फ्यूचर पे भी डालनी चाहिए, क्योंकि जब एक एयरलाइन बंद होती है तो एम्प्लॉइज को भी कठिनाई होती है। जैसे आपने जेट एयरवेज एग्जांपल दिया, उनके भी एम्प्लॉय इंतजार कर रहे हैं कि जेट एयरवेज कब रिवाइव होगी, उनकी कब नौकरी वापस आएगी। तो ये सब देखने के लिए द ओनली रिडीमिंग पार्ट दो है इसके अंदर में। एक हो सकता है कि एयरलाइन के बंद होने पे या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पे शायद इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा ने एक बार ही कहा था कंट्री को बहुत सारी एयरलाइन नहीं चाहिए, थोड़ी एयरलाइन चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एयरलाइन चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एयरलाइन चाहिए। तो हो सकता है कंसोलिडेशन की बात। अब कुछ ना कुछ अच्छाई देखनी पड़ेगी कि अगर ये हालत हुई है तो कहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर प्ले कर सकती है। शरद कौल साहब ने सही बताया कि गवर्नमेंट को नजर डालनी है, डीजीसी को नजर डालनी है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने गलती की है उनको तो कोई माफ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात करते हैं, बोर्ड ड्रिवन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनी है। बोर्ड अगर प्रोफेशनल होगा तो वो देख पाएगा कि कब हमारी एयरलाइन को कठिनाई हो रही है। पहला साइन मिला कि ऑयल कंपनी बोला कि हम आपको पैसा ऑयल नहीं देंगे जब तक आप हमको कैश पेमेंट नहीं करेंगे। टाइम टू वेक अप, टाइम टू टेक इफेक्टिव मेजर्स। लेकिन अगर नहीं लिया तो स्वाभाविक है कि आप एक दिन एनसीएलटी में जाके बोलेंगे कि हम परसों फ्लाइट 2 दिन फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा हमको पता नहीं है भविष्य का, क्योंकि इन सब का असर पड़ता है इंडियन एविएशन की इमेज के ऊपर। एब्सोल्युटली। इंडियन एविएशन पिछले 6-8 महीने में जिस प्रकार की ग्रोथ विटनेस की है उसके चर्चा दुनिया में हो रही है। और हमारे पर जैसे कि अब आप देखेंगे कि जनवरी मार्च के जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करती है एयरलाइन तो अच्छा मुनाफा अनाउंस करेगी। अगर इंडिगो का प्रॉफिट अक्टूबर दिसंबर में 15 करोड़ प्रतिदिन था तो स्वाभाविक है कि जनवरी मार्च के अंदर में 15 से भी ज्यादा होगा। और दूसरी एयरलाइन जो कि लॉसेस कर रही थी उनका लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि अभी इस समय लोड फैक्टर्स भी ज्यादा है, फेयर्स भी हाई है। इससे बढ़िया चीज एयरलाइन क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है अब ये 3 पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के बाद जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी और सरकार को भी इंश्योर करना होगा कि ये तीनों चिंताएं एड्रेस हो रही हैं प्रॉपर्ली। दोनों मेहमानों की बात से ये तीनों चिंताएं, नंबर 1 कंज्यूमर जिनके टिकट्स कैंसिल हुए, जिनकी फ्लाइंग कैंसिल हुई है, उनको जो नुकसान हो रहा है उस पर सरकार तुरंत इंटरवेंशन करे और उनके नुकसान की भरपाई तो ना करें लेकिन नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करें, नंबर 1। नंबर 2, एविएशन इंडस्ट्री जो शानदार तरीके से ग्रो कर रही थी, जैसा सर ने कहा हमारी ग्रोथ स्टोरी की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है और इंडियन एविएशन की इमेज पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब भी सरकार को तैयार रखना होगा, उस इमेज को क्लियर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और एक आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल वो है गो फर्स्ट के एम्प्लॉइज का, उनका भविष्य अधर में लटक चुका है। हमारे पास पहले के अनुभव हैं, क्या हम उनसे सीख लेके
इनके एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा कर सकते हैं, यह भी सुनिश्चित सरकार को करना होगा। और ये 3 तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और एक चौथा जिसका जिक्र करना बड़ा लाजमी होगा कि प्रैट एंड व्हिटनी क्या कोई एक क्लैरिफिकेशन जारी करता है, अपने जवाब देता है, ये भी देखना होगा। और इस पर भी अगर सरकार कुछ कर सकती है अपनी तरफ से, कोई विंडो अगर बचती है तो सरकार को जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। कॉल सर, थैंक यू सो मच सर। भार्गव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।